Hello students, welcome to my YouTube channel English Hub. It's me Saldodia and today I'm going to present in front of you second part of the lesson, the last lesson from the book Flamingo. As you know, we have discussed in part 1 about the little Franz came to the school and he saw many differences. It was not like the ordinary days, and after he sat down on his place he heard from his master M. Hamel that the French language will not be taught in Alsace and Lorraine schools from tomorrow, and they have to learn German language. After that, many village people were also there, and they were also there to show their respect for the country that was theirs no more. Now let's discuss the next paragraph. While I was thinking of all of this, जब मैं सब सोच रहा था, फ्रांस कह रहे हैं कि जब ये मैं सब सोच रहा था तो आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नेम सुना. मतलब किसने लिया? जो एम हेमल टीचर थे उन्होंने उसका नाम लिया. इट वॉज़ माई टर्न टू रिसाइट. ये अब मेरा टर्न था कि मैं अब आगे जो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स है वो सुनाऊँ. रिसाइट, रेसिटेशन कहते हैं किसी भी बुक को पढ़ने को. तो ये अब मेरी बारी थी पढ़ने की. तो फ्रांस अब यहाँ पे कह रहे हैं कि what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. dreadful यहाँ पे एक वर्ड है. dreadful का मतलब होता है fearful. ओके, तो कह रहे हैं कि कितना ही अच्छा होता कि मुझे न कहा जाता पार्टिसिपल्स के रूल्स को पढ़ने का, बहुत ज़्यादा लाउड और क्लियर और बगैर मिस्टेक के. ये कितना ही अच्छा होता कि मुझे न दिया जाता चांस कि मैं ये पढ़ूँ, बिकॉज मैंने याद तो ऑलरेडी किया ही नहीं था. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. लेकिन कह रहे हैं कि ये था अच्छा होता कि मैं उसको बगैर मिस्टेक के पढ़ लेता. लेकिन क्या हुआ कि मैं आई गॉट मिक्सड अप, मैं वहाँ पे मिक्सड अप हो गया. मिक्सड अप का मतलब ज़बान फंसने लगी. जब आपको कुछ याद नहीं होता है और ज़बरदस्ती आपको कहा जाता है कि पढ़ो, तो इंसान क्या है, मिक्सड अप हो जाता है, उसको कुछ समझ में आता नहीं है. तो आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही वर्ड पे मैं वहाँ पे अटक गया और वहाँ के वहाँ खड़ा रहा. स्टूड, ये स्टैंड का V2 है, सेकेंड फॉर्म है. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपना डेस्क पकड़ के खड़ा था. माई हार्ट बीटिंग, हार्ट बीट हो रहा था, धक धक बढ़ गया इसलिए कि लास्ट डे पर भी अपना लेसन नहीं सुनाने पाया. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि ऊपर देख सकूँ टीचर के सामने, बिकॉज इट वॉज शेमफुल फॉर मी कि मैं लास्ट डे पर भी, इस दिन पर भी अपना लेसन नहीं सुना पाया. फिर मैंने देखा कि आई हर्ड माई एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल ने मुझे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, आज मैं आपको नहीं डांटूंगा. स्कॉल्ड कहते हैं डांटने को, रिप्रीमेंड करने को. तो मैं आज आपको नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स. आज के दिन इतना ही काफ़ी है. आज आपको वो रूलर से, आज आपको स्केल से नहीं मारा जाएगा, आज आपको पनिश नहीं किया जाएगा. यू मस्ट फील बैड इनफ, आपको खुद ही थोड़ा सा बुरा फील करना चाहिए आज, इसलिए कि आप जैसे स्टूडेंट्स ने, आपने और आप जैसे स्टूडेंट्स ने आज तक इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा. तो देख लो कि सी हाउ इट इज़, आज देख लो कि आज हालत क्या है, कि हमें अपनी लैंग्वेज सीखने के लिए भी कल से मौका नहीं दिया जाएगा. एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हम हर रोज़ ये कहते रहते हैं, और ये दुनिया में अक्सर लोग, स्टूडेंट्स अक्सर लोग इस तरीके से कहते हैं, वाह, ओह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है. आई लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूँगा. मैं आपसे भी आज भी ख़ास कहता हूँ कि आपके पास ये लॉकडाउन पीरियड है, खैर आपके पास ये टाइम है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है. आपके पास कुछ करने को नहीं है, आप अभी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं. आपके टीचर्स अगर इतना ज़्यादा टाइम निकाल कर आपको पढ़ाते हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा ध्यान से सारे लेसन सीख लेने चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहेंगे कि नहीं नहीं अभी तो स्कूल्स जब ओपन होगी तब सीखेंगे. नहीं, ये बहुत ही बड़ी आपकी गलती हो सकती है. तो वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम,
मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आई लर्न इट टुमारो, ये ऐसा अक्सर लोग कहते रहते हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब आप देख सकते हो कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं। मतलब कि अब देखो, आप ऐसा कह रहे थे कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो देख लो कि आज हम किस मोड़ पे आकर खड़े हो गए हैं। आह, दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टू टुमारो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अल्सास के साथ, मतलब अल्सास के लोगों के साथ, कि वो सब के सब, ये पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ के लोग सब के सब कल पर टालते रहते हैं सीखने के लिए। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो लोग जो वहाँ पे खड़े हैं, मतलब ये प्रशियन लोगों के बारे में बात की जा रही है कि जो प्रशियन लोग हम पर जीत गए हैं, अब उनके पास ये राइट है कि वो आपको बताएंगे हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन। अब आप सिर्फ प्रिटेंड कर पाओगे, आप सोच पाओगे कि आप फ्रेंच मैन थे, एंड येट यू कैन नेदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। सिर्फ आप प्रिटेंड कर पाओगे, आप सोच पाओगे कि आप फ्रेंच मैन थे, हालांकि आपको न फ्रेंच बोलना आती होगी और न लिखना आती होगी, और आपको ये मौका भी नहीं मिलेगा कि आप उसको सीख सको। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन आप बुरे नहीं हो फ्रेंड्स। अब ये एम हेमल जब कह रहे थे सबके सामने, तो ये तो सामने तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स को ही कह रहे थे, लेकिन उसको कहा कि यू आर नॉट द वर्स्ट, आप बुरे नहीं हो पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच अवर सेल्व्स विथ। आप अकेले बुरे नहीं हो। वर्स्ट ये सुपरलेटिव फॉर्म है बैड का कंपैरेटिव फॉर्म आता है वर्स, एंड उसका सुपरलेटिव फॉर्म आता है वर्स्ट। ओके, ये आप जानते होंगे। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच अवर सेल्व्स विथ। रिप्रोच अवर सेल्व्स विथ का मतलब होता है ब्लेम अवर सेल्व्स विथ। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रीज़न है, बहुत सारे रीज़न्स हैं जिससे हम अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं। मतलब कि आज ये जो हमारी हालत हुई है, प्रशियन लोगों ने जो हमें ऑर्डर्स दिए हैं और आज जो हम उनके हाथ में हैं, तो ये इस हालत का ज़िम्मेदार और इस हालत के रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड्स तुम अकेले नहीं हो, बल्कि हम सब ने हमारे पास बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारी ये हालत हुई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में बहुत सारे ऐसे रीज़न्स बता रहे हैं कि जिसकी वजह से ये हालत उनकी हुई है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। एंशियस, एक्साइटेड। आपके पेरेंट्स, ये फ्रांस से कह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, इतने ज़्यादा नहीं चाहते थे कि आपको क्या है पढ़ाएँ। बस वो चाहते थे कि दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज़ टू हैव अ लिटल मोर मनी। कह रहे थे कि उनको भी ज़्यादा शौक़ यही था कि आप जाके कहीं खेत में, फार्म में काम करो या कहीं मिल्स में जाके काम करो, और क्या उसकी वजह से आप थोड़े बहुत पैसे कमा के ले आओ। ये तो पेरेंट्स की बात थी कि उनको भी पढ़ाने का उस टाइम पे ज़्यादा शौक़ नहीं था। एंड आई, और मैं, मतलब अपनी भी बात कर रहे हैं कि सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से एक होता ही ये नहीं था, बल्कि मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। क्यों? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। क्या मैंने आपको बहुत सारी मर्तबा मेरे पेड़ पौधों को पानी पिलाने के लिए नहीं भेजा, आपको लेसन्स पढ़ने के बजाय? मतलब स्कूल में जब आप पढ़ने आते थे या कहीं पे भी मेरे पास पढ़ने आते थे, तो मैं क्या आपको पढ़ाने के बजाय आपको क्या है मेरे फ्लावर्स को, मेरे ट्रीज़ को पानी वाटर करने के लिए, पानी देने के लिए भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फ़िशिंग करने के लिए जाना चाहता था, मतलब मच्छी वगैरह शिकार करने के लिए जाना चाहता था, तो मैं क्या करता था, आपको छुट्टी देता था। अक्सर टीचर्स, कभी कभी ऐसा होता था पहले कि टीचर्स को अगर छुट्टी देनी हो तो वो इस तरीके के कुछ छुट्टी दे देते स्टूडेंट्स को, और क्या है वो ख़ुद किसी फ़िशिंग वगैरह के लिए चले जाते थे। तो यहाँ पे बात ये कर रहे थे, एम हेमल ये बताना चाह रहे थे कि आप लोग स्टूडेंट्स की भी बहुत ज़्यादा कोताही थी, आप लोग स्टूडेंट्स भी इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं थे कि लेसन्स को ध्यान से पढ़े। इसी तरह पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम थी कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना सिखाना चाहते नहीं थे। वो भी ये चाहते थे कि बच्चा क्या है फार्म पर जाए, मील्स में जाए और काम करे और थोड़े कुछ पैसे कमा के लाए।
तो न स्टूडेंट्स को कुछ पड़ी थी, न इसी तरह पेरेंट्स को चाहते थे कि पढ़े बच्चे, और इसी तरह टीचर्स, तो टीचर्स भी ऐसे थे कि क्या है, हम लोग कि आपको अपने घर पे अपने पर्सनल्स कामों के लिए भेज दिया करते थे, और इसी तरह अपना अगर कोई काम होता था तो छुट्टी दे देते थे। तो अब जब तीनों तरफ से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी, तो आज ये हमारी हालत हुई है। इसीलिए कि स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए 3 चीज़ें काम करती है, 3 फैक्टर्स होते हैं। एक तो स्टूडेंट कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इसी के साथ साथ पेरेंट्स कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और थर्ड थिंग टीचर कितना रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मुझे बहुत ही दुख के साथ कभी कभी कहना पड़ता है कि आज के ज़माने में टीचर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो बहुत कुछ पढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी हकीकत में तो ये वैकेशन का वक्त होता है टीचर्स के लिए, लेकिन फिर भी वो आपके लिए लेसन्स बना बना के डाल रहे हैं। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एंशियस है, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, लेकिन बहुत ही दुख के साथ कभी कभी कहना पड़ता है कि स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा फ़िक्र होती नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो अपने टीचर्स के लिए पढ़ते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। जब तीनों चीज़ें साथ में होंगी तब जाके एक फूल खिलता है, और उसका नाम होता है स्टूडेंट। पेरेंट्स इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाने से उनका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो जाता। इन तीनों के हाथ लगने के बाद एक फूल खिलता है, और जिसका नाम होता है स्टूडेंट्स का ही बहुत फ़ायदा होता है। ओके, तो देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ से दूसरी चीज़, इस तरीके के बहुत सारी बातें क्या है एम हैमल बता रहे थे। एंड एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। इसी के साथ साथ इन सब चीज़ों की बात करने के बाद एम हैमल क्या है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें करने लगे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये बता रहे थे। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी वो सेंटेंस हम पूरा कर लेते हैं। ये पूरा फ्रांस का उस वक्त का मैप है कि फ़्रांस कितना था। ओके, 1870 और 71 का ये फ्रांस का मैप है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी सिटीज़ हैं। ये उसका सेंटर है पेरिस, और ये रहे अल्सास एंड लॉरेन जो जर्मनी के बिल्कुल पास में है। ये है अल्सास एंड ये है लॉरेन। ओके, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैप है। तो ये यहाँ के जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के सारे स्कूल्स को ऑर्डर था कि कल से आपको क्या है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ानी है, बल्कि आपको जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ानी है। ओके, तो सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज आई हैव एवर सीन इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। ऐसा बता रहे थे एम हैमल कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन लैंग्वेज है, बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज और बिल्कुल लॉजिकल लैंग्वेज, मतलब जिसके रूल्स बहुत ज़्यादा इजी है, आप उसको आसानी से सीख सकते हो। और ऐसी लैंग्वेज है कि जिसकी हमें गार्ड करना चाहिए, जिसकी हमें हिफाजत करना चाहिए हमारे बीच में, और हमें उसको कभी भूलना चाहिए नहीं। कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो क्लियरेस्ट नहीं होती है, मतलब आपको उसमें मुंह को ट्विस्ट करना पड़ता है और उसकी वजह से आपके एसेंट ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा ये लैंग्वेज नहीं है। जैसा कि हमारी गुजराती लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा क्लियर है, मतलब गुजराती लैंग्वेज के एसेंट की वजह से आप दूसरी लैंग्वेज नहीं सीख सकते, उसके एसेंट में फ़र्क पड़ता हो, ऐसा नहीं है। और मैं ज़्यादा डिटेल में थोड़ा क्लासरूम में आपको बताऊंगा बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस को बता के कि देखो यहाँ पे एसेंट क्लियर नहीं हो पाता है, वो मैं आपको क्लासरूम में जब स्कूल्स ओपन होगी, होपफुली बहुत जल्दी हो जाएं, तब मैं आपको बताऊंगा। इसलिए कि इस लैंग्वेज को हमें गार्ड क्यों करना चाहिए, इसलिए कि because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। इस सेंटेंस को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसलिए कि जब लोगों को इंस्लेव किया जाता है, जब लोगों को गुलाम बना दिया जाता है, मतलब उनके ऊपर कोई अथॉरिटी रूल करने लगती है, लेकिन जब तक उनके पास उनकी लैंग्वेज है, मतलब वो एक दूसरे की लैंग्वेज समझ सकते हैं और उनकी ख़ुद की एक लैंग्वेज है, तो ऐसा समझा जा सकता है कि उनके पास अपनी जेल की, अपने प्रिजन की चाबी है। मतलब अगर हम सबको इंस्लेव कर लिया गया और हम 10 लोग हैं और अगर इंस्लेव कर लिया गया, अगर हमारे पास हमारी लैंग्वेज है, हम एक लैंग्वेज जानते हैं, जैसा कि अगर हम गुजराती जानते हैं सब के सब, तो हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं और कुछ उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं और
कुछ सॉल्यूशंस निकाल के उस प्रिजन से भी बाहर निकल सकते हैं। बट अगर ऐसा हो कि हमारे पास लैंग्वेज नहीं है, 10 के 10 लोग अगर साइंटिस्ट भी हो, लेकिन अगर उनकी लैंग्वेज सेम नहीं है और वो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते, तो वो उसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते नहीं है, इसलिए कि वो एक दूसरे को कुछ समझा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस आप खूब समझ लीजिए कि व्हेन अ पीपल आर इनस्लेव्ड, जब लोग इंस्लेव कर लिए जाते हैं, जब उनको स्लेव बना दिया जाता है या उनके ऊपर कोई रूल करने लगता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को होल्ड करके रखते हैं, मतलब जब तक वो अपनी लैंग्वेज उनके पास होती है, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ऐसा होता है कि जैसा कि उनके पास अपने प्रिजन की चाबी है। देन ही ओपनड अ ग्रामर, फिर उसके बाद ये सब बातें एम हेमल ने की और उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रामर की बुक ओपन की एंड रेड अस अवर लेसन, और फिर उसके बाद हमें एक लेसन हमारे सामने रीड किया और समझाया। फ्रांस कह रहे हैं कि आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैंने ये देख के मुझे बहुत अजीब सा फील होने लगा, अमेज्ड हो गया मैं कि आज कितना अच्छा समझ में आ गया। कोई फ़र्क नहीं था, पहले भी वही टीचर थे, वही समझाते थे, लेकिन पहले वो बर्डन लगता था, पहले वो टीचर अच्छे नहीं लगते थे, समझ में नहीं आता था, लेकिन आज जब उसका इम्पोर्टेंस जब समझ में आया, तो आज सब कुछ ईजीली समझ में आ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, जो भी एम हेमल ने कहा वो बहुत ही आसान लगने लगा। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, और मैंने ये भी सोचा कि कभी मैंने इतना ध्यान से भी सुना नहीं था। ओके, तो दोनों तरफ से बातें थी कि एम हेमल ने भी इतना अच्छा समझाया और मैंने भी कभी इतना ध्यान से नहीं सुना था। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ कि देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में 2 वर्ड होते हैं, लिसन एंड हियर। दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सब ऐसा समझते हैं कि सुनना होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, किसी चीज़ को आप ध्यान से सुन रहे हो, जैसा कि आप टीचर को क्लासरूम में सामने बैठ के ध्यान से सुनते हो। और हियर का मतलब, अब जब क्लासरूम में आप हो, जब बाहर से कोई जा रहा है, बातें करता हुआ जा रहा है, तो वो कान में आपकी आवाज़ पड़ जाती है, तो उस आवाज़ पढ़ने को हम कहते हैं हियर। ओके, वो भी एक तरह का सुनना है, लेकिन वो एक हियर है, और ध्यान से सुनने को कहते हैं लिसन। ओके, यह आप ध्यान से याद रखना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ये भी मैंने उस दिन देखा कि कभी भी इतने सब्र से, पेशेंस से क्या है, कभी भी एम हेमल ने इतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया नहीं था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, ऐसा लग रहा था कि वो बेचारे इंसान, यहाँ पुअर का मतलब गरीब मनी के हिसाब से नहीं है, पुअर मैन का मतलब होता है बेचारे इंसान। ऐसा लग रहा था कि वो हमें, उनके पास जो कुछ भी है वो सब हमें आज दे देना चाहते हैं, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और ऐसा चाहते हैं कि वो आज हमारे सरों में, मतलब हमारे दिमाग में एक ही साथ सब कुछ जितना वो जानते हैं वो दे दे। ओके, तो ये टीचर चाहते थे कि आज लास्ट डे है, लास्ट लेसन है, तो मैं क्या है, मेरे पास जितना भी है सब स्टूडेंट्स को दे दूं, और हम लोग भी आज इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। ओके, तो देखिए यहाँ पे थिंक एज यू रीड है, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आपको अभी खुद लिखने तो नहीं है, लेकिन समझने और याद करके रखने हैं। मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा, पार्ट 3 ऑफ द लेसन, वो उसमें आपको ये समझाऊंगा, और उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स का जो नेक्स्ट लेसन होगा, उसके अंदर भी इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको लिखवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, उस दिन फ्रांस को किस चीज़ के लिए तैयारी करनी थी। सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर आप दे सकते हैं, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, उस दिन कौन सी चीज़ अलग थी, अनयूजुअल थी, जो रोज़ होती ऐसा नहीं था। एंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था। तो हम लोग यहाँ तक तो पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ये हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी कंप्लीट देख लीजिए, पार्ट 2 नहीं तो यहाँ तक देख लीजिए, और उसके बाद हम लोग पार्ट 3 में इस चैप्टर को फिनिश
करेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेज और जो भी होगा उसको भी कम्प्लीटली समझेंगे ताकि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट आपको समझ में आ जाए. Okay, thank you so much for listening to me and have a great day. Stay home, stay safe.